थे, लेकिन आपने तो उनका रिजर्वेशन भी वापस ले लिया। एंड टू टॉक मोर अबाउट ओबीसीज एंड वेदर और नॉट द ओबीसीज आर गोइंग टू सपोर्ट द इंडिया अलायंस, वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर लक्ष्मण हाके। लक्ष्मण हाके साहब, उद्धव ठाकरे सेना से। लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय शिवाजी। शिवाजी। क्या बात है सर, ही सीम्स टू बी बेस्ड इन अ सी ऑफ लाइट। देखिए साहब क्या बात है। एवरी डे हके साहब जब आता है कुछ नया हम लोग को चमत्कार दिखता है। जी बिल्कुल, कुछ अच्छा ही बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई भी अच्छा है, कि कोई फरिश्ता बैठा है रोशनी से बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है। क्या बात है सर, जबरदस्त लग रहे हैं। मुंबई में हूँ, आज हमारी पार्टी मीटिंग थी। जी लक्ष्मण हाके साहब, लक्ष्मण हाके साहब आपको मुबारकबाद। इंडिया अलायंस की मीटिंग बहुत अच्छी हुई यहाँ पे। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज कंडक्ट करी, बहुत बढ़िया होस्ट थे वो यहाँ पे। उनकी मेहमान नवाजी में कोई फर्क नहीं रहा, मतलब कोई भी कमी नहीं रही, और सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए इंडिया अलायंस को? आप अपने व्यक्तिगत विचार जरा रखें लक्ष्मण आगे साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के अपोज में जो पब्लिक का मन है, पब्लिक का मैंडेट है, पब्लिक के मन की बात जितनी पावरफुली पार्टियां अगर इंडिया रख सकेगी उतना उनको सपोर्ट मिलने वाला है, और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। और सोशल मीडिया में आप अगर देखते हो, सोशल मीडिया का जो यंग जनरेशन है जिसके हाथ में ये एंड्रॉयड फोन है और वो ऑनलाइन है, उसमें ये जो मीडिया में जो पब्लिसिटी और अपना ओपिनियन व्यक्त करना, ये सब चीजें ये यंग जनरेशन ने हाथ में ली है। इसलिए मैं मेरी राय आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपोज में जनता के मन में एक रोष है, वो इनकैश करना चाहिए और ये आगे जाके हो जाएगा। और उसकी शुरुआत मेरे मुंबई की जो मीटिंग हो गई इससे शुरू हो गई है। दुरुस्त बात है प्रदीप जी। हाके साहब अमित शाह जी उस पर भी आलोचना कर रहा है। वो बोले कि जो मोदी जी पहले बोल रहे थे, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये तीनों चीज वहां पर हमने देखा, पूरे देश चिंता का विषय है। अमित शाह जी का कहना कि चिंता का विषय है। बोले मंच पर पूरे दुनिया को किसको देखा? लालू यादव, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सपोर्टिंग डिंपल यादव, उद्धव ठाकरे सपोर्टिंग आदित्य ठाकरे, ममता दीदी अपना भतीजा को आगे कर रहा है, शरद पवार जी सुप्रिया सुले जी को आगे कर रहा है। तो ये मोदी जी जो बोल रहे थे कि परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये सब का जोड़ वहां पर आपने देखा है। आके साहब इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? साहब अमित शाह का बेटा देखो, मैं एक 100 भारतीय जनता पार्टी के 100 लीडर्स की यादी आपको दे दूंगा कि जो 2-3 जनरेशन आगे सस्टेन कर रही है ये भारत की राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने का अधिकार भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अजित पवार साहब को साथ में लिया। अजित पवार क्या कर रहे हैं? उनकी तो तीसरी पीढ़ी अभी पॉलिटिक्स में आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई राजनीति करे। भारतीय जनता, एक नाथ शिंदे रहने दो, चाहे हमारे अजित पवार साहब रहने दो, चाहे हमारे मुंडे फैमिली रहने दो, गावित फैमिली रहने दो, पाचपुते फैमिली रहने दो, कितने एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूं। ये हमारे शिंदे फैमिली क्या है, एमपी की, मध्य प्रदेश की। ये भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दे पे बोल रही है कि ये परिवारवाद है? अगर परिवार, मैं इसके भी आगे जाके मैं आपको बोल देता हूं, अगर किसी के पिछली पीढ़ी ने अगर समाज के लिए योगदान दिया है, उसका कोई पास्ट टेंस अच्छी तरह से उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, राजनीति किया है और देश की तरक्की में योगदान दिया है, तो उनका ये पास्ट टेंस हो सकता है। हमारा पास्ट टेंस अच्छा नहीं है तो हम ये मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी के परिवार के बारे में ऐसी बात करें। हमारा पास्ट टेंस अच्छा है, इसलिए हम आगे जाके इस देश की राजनीति कर रहे हैं, समाज नीति कर रहे हैं। दुरुस्त बात। तो काके साहब, आज राहुल गांधी जी ने भी आदिवासी समाज के बारे में बहुत खबर दी है कि आदिवासी के लिए पैसा कानून कांग्रेस ने लाया, यानी कांग्रेस अभी घटक दल है इंडिया का लीडिंग पार्टनर। उन्होंने बोला आदिवासी हिंदुस्तान का असली मालिक है, बीजेपी आदिवासियों का विरोध करता है,
बीजेपी ने उनको वनवासी कह दिया है, वनवासी कहकर बीजेपी ने आदिवासी को दूर कर दिया है। तो इसमें सच्चाई कितना है हाके साहब? आप तो जमीन से जुड़े हो, ये राहुल गांधी साहब का जो मत है इसको मैं सपोर्ट करता हूं। मैं एक ग्रास रूट्स पे मैं काम करता हूं। ये एसटी कम्युनिटी से जो हमारे महाराष्ट्र में महादेव कोळी आते हैं, इस देश में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ भी आदिवासियों ने लिखे हैं। ये इस देश की आदिम संस्कृति, इस देश का आत्मा, इस देश की जो कल्चर है ये आदिवासी है। और इसमें राहुल गांधी साहब जो बोले हैं इसमें मुझे नहीं लगता कोई ये बराबर बोले हैं। आदिवासी इस देश का मूल आदिवासी है। आदिवासी ने रामायण लिखा है, महाभारत लिखा है, व्याकरण लिखा है। इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो मिट्टी है, इस देश में जो भी कुछ है वो पहला आदिवासी से शुरुआत हो जाती है। तो आदिवासी वनवासी बोल रहे हैं बीजेपी, राहुल गांधी जी का उनका ये आरोप है कि भाई वनवासी क्यों बोल? ये वनवासी ये उनकी राजनीति का भाग है, ये इसका मैं निषेध करता हूं। हम लेकिन यहाँ पर ये बताएं हाके साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा है, जान करके वनवासी उनको बुला करके, क्या ऐसा तो नहीं है कि जंगल से उनको वंचित करने की कोशिश की जा रही हो? क्योंकि वहां पे बहुत माइनिंग कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आगे साहब? इस देश में जल जंगल और उनका जीवन आज भी आदिवासी प्रोटेक्ट कर रहा है जी। आज ये जो आदिवासी है, आदिवासी की लड़ाई इन चीजों के लिए है। उनसे हक छीन लिए जा रहे हैं। आज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, वो उनके ऊपर अतिक्रमण करता है, वो उनको उठाता है। बहुत सारे कानून आदिवासी के बारे में है। चलो मणिपुर की बात देखते हैं। आदिवासी का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर भारत देश के सामने है तो ये मणिपुर का है। मणिपुर में जो आदिम कम्युनिटीज है, जो आदिवासी कम्युनिटीज है, उनके हक के बारे में तो लड़ाई चल रही है मणिपुर में। ऐसा ही पूरे देश में है एसटीओ के बारे में। और ये आदिवासी, एक बाजू को भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले राष्ट्रपति बना देते हैं, और दूसरे बाजू को दो महिलाओं को बेइज्जती करके पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे देश में क्या चल रहा है ये एग्जाम्पल सामने रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आदिवासी की असलियत क्या है, आदिवासी की मांग क्या है, आदिवासी की लड़ाई क्या है, इसके ऊपर कौन बात करेगा? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जी दुरुस्त बात है। तो और इसके ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसी क्या बात है? मतलब क्यों नहीं बोल रहे हैं? मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कोई ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ 2 मिनट बोले, कुछ बोला नहीं। एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं जी, जवाबदारी से बात रखता हूं। इस देश में 1% लोग ऐसे हैं कि उनके पास 75% से ज्यादा इस देश की संपत्ति का केंद्रीकरण हो चुका है जी। अगर ऐसी बात रहती है तो ये भंडवलदार लोगों के हाथ में ये देश है। ये समाज और कम्युनिटी, सामाजिक न्याय, हर एक आदमी को, इस देश के नागरिक को आचार संचार, विचार, मान सम्मान, ये स्वातंत्र नहीं मिल रहा है। कोई भंडवलदार लोग इस देश की राजनीति चला रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सम्माननीय मोदी साहब है। अदानी रहने दो, अंबानी रहने दो, क्या चल रहा है इस देश में? ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों को, हमारे स्वतंत्र सैनिक लोगों को ये अपेक्षित नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक स्पीच में बोला था, ये इतना अच्छा संविधान, ये इतना अच्छा सुग्राह ससा स्वयं पाक मराठी में बोलते हैं उसे, खाना, ये इतना अच्छा खाना मैंने बना के रखा है, मगर अगर बांटने वाला अगर अच्छा नहीं रहेगा तो इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। अब लास्ट 77 ईयर में यही हो रहा है। अगर खाने के लिए पंगत बैठती है और खाना जो बांटने वाला आदमी है वो लास्ट तक जाता ही नहीं है, और जिसको लाभ होना चाहिए, जिसको ये लाभार्थी के पास ये योजनाएं जानी चाहिए, ये लोकशाही जानी चाहिए, हमारा प्रशासन जाना चाहिए, मगर आज भी ये बात नहीं हो रही है। हके साहब, एक चीज आउट ऑफ द टॉपिक में पूछा, जो आज अंबेडकरवादी विचार और गांधीवादी विचार एक साथ आ गया है,
मगर जब अंबेडकर जी बाबा साहब अंबेडकर जी थे, तभी अंबेडकर जी के विचार महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत है। मैं इसमें बजाज साहब से बहुत चर्चा भी कर चुका हूं, बजाज साहब भी बोलते थे तभी वो मिलते नहीं थे। अंबेडकर जी बहुत आलोचना करते थे महात्मा गांधी के, मगर आज वो नहीं है। आज अंबेडकर के विचार और गांधी जी के विचार एक साथ आए हैं, जो इंडिया के आप देख रहे हो। तो आप कुछ कहना चाहोगे इसमें, इस विषय में? नहीं साहब, महात्मा गांधी ये जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनका विचार और उनकी भूमिका, उस टाइम का जो एक वातावरण था, वो और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, कैसा है, देश को आबादी मिल रही थी, स्वातंत्र मिल रहा था। उस टाइम दो तरह के लोग थे अंग्रेजों के सामने। इधर जो सोशल रिफॉर्मर है वो क्या बोल रहे थे, पहला इधर ये जो सोशली 2000 सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उन लोगों को अधिकार, उन लोगों को रिजर्वेशन, उन लोगों के सिविलाइजेशन के बारे में, उनके लिए क्या बनेगा इस देश में, यह पहला तय करो, फिर तुम इस देश छोड़ो। ये मांग करने वाले लोग, वो जो सोशली माइंडेड थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और एक आधे लोग ऐसे थे कि तुम हमें राजकीय स्वतंत्र दे दो, हम हमारा राइट्स, हम हमारा ये सब लोगों को समान न्याय दिलवाना, हम हमारा कायदा बनाएंगे, हम हमारा कानून बनाएंगे। ऐसे दो गुट थे। वो दोनों भी उनके उस टाइम के हिसाब से दोनों भी उनकी भूमिका के बारे में बराबर थे। मगर आज 77 ईयर होने के बाद इस देश में अंग्रेजों ने इस देश में आने के बाद इधर के कानून बनाए, इधर के ट्राइबल्स लोगों को उन्होंने ढूंढा। ट्राइबल्स लोग ऐसे क्यों रहते हैं, उन्होंने मानव शास्त्रज्ञ लाए उधर से, ब्रिटेन से। उन्होंने हिस्टोरिकल राइटिंग करने वाले लोग इधर से, सोशल साइंटिस्ट इधर भारत देश में लेके आए, और इधर की सोशल सिस्टम को उन्होंने उनका स्टडी किया। ये अंग्रेज कर सकते हैं, मगर देश को स्वातंत्र मिलने के बाद हमारे ही लोग, हमारे ही शासक, हमारे आदिवासियों के बारे में, एससी एसटीज के बारे में, विजेएनटीज के बारे में आज भी मानवता की दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। तो आप ये बताएं लक्ष्मण आके साहब कि ज्यादातर देखा गया है कि नक्सलवादी मूवमेंट जो है, माओवादी मूवमेंट जो है, वो ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में ही क्यों होती है, वो जरा बताएं सर। कैसा है, ये जो ट्राइबल्स नक्सली, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं। उनका जो उन्होंने जो मार्ग अपनाया है, इसके अपोज में मैं हूं। इधर का कानून हाथ में लेके राइट्स नहीं मिलते हैं। ये देश लोकशाही देश है। लोकशाही में लोकशाही के तरीके बहुत सारे हैं। मैं इन नक्सली भाइयों को उनकी मांग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने जो तरीका अपनाया है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। उनका तरीका गलत है, ये मुझे मालूम है, मगर उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है, हम आदिवासी है, हम जंगल के राजा है, ये हमारे राइट्स है, ये उनकी मांगे है। ये मैं ये आपके सामने बोलूंगा कि उनके साथ अच्छी तरह से उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। अच्छी तरह से उनका सिविलाइजेशन, उनका एजुकेशन, उनका आर्थिक तरक्की, ये सारे बातें अगर हो जाती है तो वो कल ये हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं। उनके साथ जो बर्ताव होना चाहिए, ये मुझे लगता है आज के लीडर्स के सामने, आज के राजनीति के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज को बहुत मानवता की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। नहीं, आदिवासी धर्मांतरण पे आज आके साहब छत्तीसगढ़ में करते हुए उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कि आदिवासी धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है। तो आदिवासी समाज तो पूरे देश में है, और घटक दल है आप कांग्रेस के। तो ये इस चीज को जैसे अमित शाह ने हाईलाइट करके कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया है कि आदिवासी धर्मांतरण पे कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है, कांग्रेस ब्लाइंड आई कर रहा है और आदिवासी का धर्मांतरण हो रहा है। आप हाके साहब, आप महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुका, हर वार्ड में आप घूमे हो, तो यहाँ पर धर्मांतरण का क्या स्थिति है? क्या आदिवासी धर्मांतरण हो रहा है? और नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है?
आगे साहब। नहीं, ये महाराष्ट्र में हमारे हमारे महाराष्ट्र की बात अगर सामने रखते हैं तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि इतनी सीरियस, और इनका ये चीज का क्वांटम बहुत बड़ा है। ये बात तो हमें कोई दिखती नहीं है, और वो बात सामने रखते हुए हमारे महाराष्ट्र में कोई चर्चा भी नहीं होती है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है, वो अगर 9 साल 10 साल सलग इस देश पे राज कर रहे हैं, ये मेरिट पे बात नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी की, कॉमन मैन की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात किसके, अगर इलेक्शन सामने आता है तो पोलराइजेशन की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो आदिवासी की बात करते हैं, वो धर्मांतरण की बात करते हैं। ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनावी प्लानिंग्स है उनके पोलराइजेशन करने के बारे में। मगर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आने वाले चुनाव में सक्सेस होगी। लेकिन जहां तक के मणिपुर का प्रश्न है, जो आपने मणिपुर के बारे में बात करी, और इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वहां पर हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन तो कर दिया ना सर, वो तो हो ही गया। नहीं, मुझे ये नहीं लगता आदिवासी वर्सेस उधर के जो दो कम्युनिटी है, मैंने मैथिली सर दोनों ही ट्राइबल्स हैं, मीताई और कुकी दोनों ट्राइबल्स हैं सर, दोनों को लड़ा दिया बीच में। ट्राइबल्स है, उनके बारे में मैं आपके सामने मेरी राय रखता हूं। उनको उनके इलाके में, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसा कश्मीर के बारे में था, उनके इलाके में वो जो मणिपुर के जो लोग हैं, वो लोग उनके एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, और उनके एरिया में जाके स्थलांतरित होके उनके उधर नहीं जा सकते। उनके कोई अलग राइट्स है हमारे संविधान में, और ये बात सामने रखते हुए उधर जो ट्रबल्सर है, वो ये बात सामने रखते हुए आदिवासियों के हक पे, उनके जमीन पे ये लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं, और वो उसमें से वो बहुत झगड़ा उधर खड़ा रह रहा है। और ऐसा ही पूरे देश में 19-20 कम ज्यादा ऐसे देश में ऐसे ही बहुत कानून। लक्ष्मण आगे साहब, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस, मान लीजिए इंडिया अलायंस की अगर हुकूमत आ जाती है 2024 में, तो क्या ये सब झगड़े समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, और दिल से कोशिश की जाएगी? ये इस देश का संविधान, इस देश के हर एक धर्म, हर एक प्रांत, हर एक आदमी का मान सम्मान जो संविधान ने दिया है, उसके बारे में इधर की गवर्नमेंट काम करेगी ही करेगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को सामने रखते हुए बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, दंगल, भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, अगर ये बातें हम बोलते हैं तो हम तो उसके ऊपर ही काम करेंगे। इस देश का संविधान, इस देश का नागरिक, इस देश की जो गरिमा है पूरे वर्ल्ड में, वो सस्टेन करने के लिए हम जरूर काम करेंगे। ये तो हमारा दावा है। एक चीज तो है, जो बात आप बार बार हमारे शो में और हमारे चैनल पर जो आप बार बार बात करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हैं, कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, विजेएनटी का सवाल है, जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, ट्राइबल्स का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट का सवाल है, अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है इंडिया अलायंस के साथ, तो इंडिया अलायंस को हराना तो नामुमकिन होगा। लेकिन क्या वो कंसोलिडेशन होगा लक्ष्मण हाके साहब? मेरे महाराष्ट्र में तो 100% होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ आयाराम गयाराम लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ कारखानदार लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ टेंडर्स लेने वाले लोग हैं, और उसके अपोज में महाराष्ट्र में ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, ये सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी के अपोज में खड़ी रही है, और खड़ी है आज भी। आज महाराष्ट्र में पंचायत राज का इलेक्शन ये भाजपा नहीं ले रही है, डर रही है। डर दो जगह पे लोकसभा चुनाव होना चाहिए था, नहीं लिया महाराष्ट्र में। डर रही है ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को डर रही है, और उनका मेरिट पे उनका खुद का भरोसा वो गंवा चुकी है। उनको शिवसेना को फोड़ना पड़ता है, उनको एनसीपी को फोड़ना पड़ता है, चाहे आगे जाके और कुछ करेंगे। ये उनके पार्टी के एक्टिविस्ट, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए। आके साहब, मगर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 बना दिया है आज के तारीख में। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एक साथ एफडीआई के बारे में बोल रहे हैं क्या? एफडीआई के बारे में। एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, 2000 से 2021 तक
2000 से 2018-19 तक ये महाराष्ट्र एफडीआई में 1 नंबर पे था। 2 नंबर पे कभी था, ये पेंडेमिक पीरियड था, कोरोना का पीरियड था, उस पीरियड में हम 2 नंबर पे गए थे, ये मैं मान्य करता हूं। ये क्या बात है? हमारा इतिहास देखो ना महाराष्ट्र का एफडीआई देखो, महाराष्ट्र का ये जो जीएसटी है, जीएसटी महाराष्ट्र का नंबर 1 पे है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है मध्य प्रदेश, 10 नंबर पे है। हमारे से मध्य प्रदेश से 10% जीएसटी मेरा महाराष्ट्र भरता है। ये क्या बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? वो महाराष्ट्र बोलते कि हमेशा कोंकण का विकास देखिए, वो कह रहा है कि बीजेपी आने के बाद कोंकण में जिस रफ्तार से विकास हो रहा है, बोले कि क्या विकास, कोंकण का विकास मतलब क्या किया है उन्होंने? वंदे भारत ट्रेन चालू कर दिया है, काजू बोर्ड, काजू का बोर्ड उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, एयरपोर्ट चिपली के एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग में उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, हर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट नूतनीकरण करना शुरू कर दिया है। तो ये एमवीए के टाइम पे पूरे आपने कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया था, कोंकण को बर्बाद कर दिया था। आज कोंकण प्रगति की ओर चल रहा है। आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे किसके कालावधि में हो चुकी है, कब हो चुकी है? कोंकण रेलवे मतलब पूरे देश में कोंकण रेलवे की चर्चा हो गई थी। ये क्या बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? कोंकण रेलवे और कोंकण का विकास किसने किया है? हाँ, ये बोलते हैं हमने ये किया, हमने समृद्धि मार्ग किया, हमने ये किया। अरे मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे किसने बांधा? मुंबई में उड्डान पुल किसने बनाए? वर्ली सी लिंक किसने बनाया था? उस टाइम क्या देवेंद्र फडणवीस और ये नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान थे क्या? हमारे महाराष्ट्र को मत सिखाओ, महाराष्ट्र की जनता इसमें बहुत कुछ समझ चुकी है। जी चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन की आवश्यकता है वोट की, आप ऑल इंडिया बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ महाराष्ट्र की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी भरसक कोशिश कर रही है आज की तारीख में कि कंसोलिडेशन करे। लेकिन हाल ही में कल जो जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज जो हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये कैसे हो गया? क्योंकि मराठा आंदोलन तो कभी हिंसात्मक होता ही नहीं है। बताएंगे सर लक्ष्मण हाके साहब। मैं पहली बार हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जितने भी जवाबदार लोग हैं उनका पहली बार निषेध व्यक्त करता हूं। दूसरी बार हमारे महाराष्ट्र में हर एक किसी को उनके राइट्स के बारे में आंदोलन करने का अधिकार है। ये लोकशाही देश है। अगर वो आंदोलनकर्ता लोगों के पास हमारे गवर्नमेंट ने जाना चाहिए, उनकी क्या बात है, ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बात नहीं है। आज का माहौल है, आज का, अगर आज इलेक्शन हो जाए, आज का ये हमारे महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है, 2 डिप्टी सीएम है, इन्होंने पूरी विश्वासार्हता गंवा दी है। इस महाराष्ट्र की कौन सी भी कम्युनिटी रहने दो, कौन सा भी प्रवर्ग रहने दो, जितने भी महाराष्ट्र के 12-13 करोड़ लोग हैं, वो आज इस गवर्नमेंट पे नाराज है, गुस्से में है। But this was terrible. This was absolutely terrible. प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, वो एक्चुअली जीएसटी की बात कर रहा था। आज राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार का आलोचना किया है, बोले कि आपके जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा बंद कर दिया है पूरे देश में। छोटा छोटा व्यापारी, तो मैं राहुल गांधी का कहना है कि जहां जहां हमारा इंडिया का स्टेट है, मैं उनके सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंक के दरवाजे ये छोटा व्यापारियों को खोल दो, कि छोटा व्यापारी अगर जिंदा रहा तो भारत जिंदा रहता है। राहुल गांधी जी का कहना है। तो आपका मत क्या है? आप तो गली गली घूम रहे पूरे महाराष्ट्र में, छोटा व्यापारी का क्या हालत है हाके साहब? ये बात बराबर कह दी है। मैं एक एग्जांपल इसके आगे जाके आपको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ये हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब और अमित शाह साहब
जो कोऑपरेटिव सेक्टर का महामंडल है सेंट्रल लेवल पे, हमारे महाराष्ट्र के जो शुगर मिल के मालिक हैं, इन सब लोगों ने इकट्ठा आते हुए उन्होंने मार्जिन मनी लोन के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह साहब को, कोऑपरेटिव सेक्टर को उन्होंने मांग की थी कि हमें मार्जिन मनी दे दो। तो उन्होंने 1100 करोड़ रुपए देने का देवेंद्र फडणवीस साहब ने इन सब, ये शुगर मिल के मालिक है जो अजित दादा के साथ गए हैं, जो शिंदे साहब के साथ गए हैं, जो भाजपा के पास गए हैं, इन सब लोगों को उन्होंने नकार दिया क्योंकि उनका इरेगुलरेशन था। बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब ने 6 साकर कारखाना जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, नेताओं के हैं, उनके लिए 550 करोड़ रुपए का मदद, डायरेक्ट मदद करवा दिया है। मैं अभी आपके सामने ये राय रख रहा हूं, हमारे महाराष्ट्र का जो किसान है वो उस दर के बारे में एफआरपी मांग रहा है, मगर ये गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले नहीं रही है, मगर कारखानदारों के बारे में वो डिसीजन ले रही है। ये एग्जाम्पल काफी हो सकता है आपके बारे में। ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र की रहने दो या देश की रहने दो, ये भंडवलदार लोगों की, पैसा से सत्ता पाना और सत्ता से पैसा पाना, कौन हमें सत्ता दिलवा सकता है, कौन हमारे सीटें बढ़ाने का व्याकरण हमें अच्छी तरह से बता सकता है, उन लोगों को इस देश का, वो कॉमन मैन का जो टैक्स के बारे में, जीएसटी से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जितना भी टैक्स से जितना भी हमारी तिजोरी भर रही है, उसका इस्तेमाल ये लोग भंडवलदार लोगों के लिए कर रहे हैं और ये तो जनता समझ चुकी है। दुरुस्त बात है, क्योंकि अभी तक तकरीबन जितनी भी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं महाराष्ट्र की, उसके लिए अभी तक एमएसपी अनाउंस नहीं हुई जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो पुरानी थी वो भी नहीं दे रहे हैं। नहीं और थोड़ी है, हालत इतनी खराब हो गई है सर। ये तूर है, तूर दाल जी, लास्ट महीने में उसका रेट था 100 रुपए, 110 रुपए था, आज 160-170 रुपए उसका पर केजी रेट है जी है। और उसका स्टॉक कौन कर रहे हैं? अदानी बंधु कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है? क्या ये भांडवलदारों का देश है? भांडवलदारों के लिए काम कर रहे हैं हमारा गवर्नमेंट, जो लोगों के लिए उत्तरदायी रहता है, जो वोटरों के लिए उत्तरदायी रहता है। ये भांडवलदारों की लोकशाही बनी है हमारी देश की। और ये तूर दाल का रेट जो है 200 के ऊपर जाने वाला है सर, 200 के ऊपर जाने वाला है। कांदा है, प्याज के लिए 40% उन्होंने कैप लगा दिया है। वो ये बात कपास के बारे में है, वो ये बात सोयाबीन के बारे में है, वो ये बात दूध के बारे में है। कौन से चीजों पे कौन ये सरकार से खुश है? ये मुझे बोलिए। ये जो तुम्हारे आंकड़े रहते हैं ना, हम फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे, फिर एक बार मोदी पंतप्रधान बनेंगे। इस देश का बेरोजगार मोदी गवर्नमेंट पे, भाजपा पे खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, कामगार खुश नहीं है, दलित खुश नहीं है, ट्राइबल खुश नहीं है हमारा। अरे इतने सारे लोग, अगर भाजपा पे मुस्लिम रहने दो, अल्पसंख्यक रहने दो, ये सब लोग अगर ये गवर्नमेंट पे नाखुश है तो ये कैसे सत्ता में आ पाएगी? जी लक्ष्मण आगे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने जोशो खरोश के साथ, इतने उत्साह के साथ बात करने के लिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आज मुंबई में था, थोड़ा रेंज और ये सब सेटिंग का प्रॉब्लम था। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, लेकिन बहुत बढ़िया। हमेशा आपका फर्स्ट क्लास ही होता है कार्यक्रम आगे से। वंदे मातरम सर। मीटिंग हो गया उद्धव साहब के साथ, हमारे पदाधिकारियों का मीटिंग हो गया। 4 लोगों का स्पीच था, उनमें से एक मेरा था। और आपका जो मॉरली सपोर्ट है हमें, ये आज बहुत काम आया और बहुत जोर से आज हमारे पदाधिकारियों के लिए हमने स्पीच दिया। उद्धव साहब सामने थे और वो आपका मॉरल सपोर्ट था। थैंक यू आपका। बजाज साहब आपको एमपी बना के छोड़ेंगे बोले। 100%। बहुत सारे लोग बोले हैं आज कि ये 2024 में हाउस में रहेगा। वंडरफुल। क्या अब कौन सा वाला हाउस है, छोटा वाला के बड़ा वाला, वो देखना पड़ेगा। हाउस सारे देश के लेवल पे हमारी बात हम रखेंगे, दोनों हमारे साथ रहेंगे। वंडरफुल सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत ही जल्द लक्ष्मण आगे साहब पार्लियामेंट में होंगे। मैं ये बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। जी नमस्कार सर।
थैंक यू, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। Fantastic. Right. Let's take a बहुत few जबरदस्त। comments, Pradeep ji. I believe we have a few comments which we couldn't take yesterday. So let's take a few comments that we have right now. और मैं अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा अपने कमेंट्स जरूर भेजें. Please do send your comments. Let's take a look. Only Raj Thackeray not playing politics, which is absolutely true. This is Mr. Patre. Just see Morgan Stanley report on India Outlook. Sanjay Mahajan 595. We have seen it. Thank you very much, Mr. Sanjay Mahajan, for pointing it out. So nice of you. Rahul Gandhi, Mumbai, birthplace of the Congress, which is absolutely good luck con men. Pradeep ji, he says good luck con men. I am not sure what this is for. For you, whether it's for they me praise or- you. आपके प्रति इनके बहुत आदर है। Looks like it. Whether it's for me or it is for Rahul Gandhi, I don't know, or for both of us. That would be nice. जी. आने वाला हर विकास इंडिया ही करेगी. मोहम्मद सैयद अली साहब 8128. जी. Can we move ahead or are we going to be stuck over here? And this, of course, was valuable explanation, dear Seema ma'am, says Shiva Leon. And Immediate. great explanation, Dr. Seema ma'am. Immediate. Right. I mean, her comments have been very fast. Absolutely true. Quite true. Wonderful. Wonderful, wonderful. Can we move on? आएगा तो बीजेपी ही, तुम चाहे कितना भी रो लो. ब्रजेश प्रजापति 2220. आएगा तो बीजेपी ही, आएगी तो बीजेपी ही, ऐसा बोलो ना यार. Raj Thackeray is also family party. After Rajasthan will take over, are we working for Maharashtra or Thackeray family? We need proper family structure. This is Disney traffic HP2PQ. Right. And about Mr. Ashraf Azmi, what nonsense. नशे में है क्या? मधु पुहुमल 765. अरे भाई कौन नशे में है? मालूम नहीं मुझे. एक बहुत जबरदस्त गाना था, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है. विजय हुआवे, राहुल गांधी इज अ क्लाउन, इज ओनली फिट टू वर्क इन अ सर्कस. आई थिंक वी हैव टेकन दिस अर्लियर. ये कमेंट तो हम पहले भी ले चुके हैं साहब, क्योंकि हुआवे जो नाम आया वो उसके ऊपर मुझे याद है प्रदीप जी और मेरा डिस्कशन भी हुआ था. People will boot Tukde gang, split India or Tukde India will be utter flop. ABAY Abhay 372. Is that it? Or do we have more? Alright, that's just about it. Thank you very much. I think that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. लेकिन चलने के पहले एक बार फिर प्रदीप जी वो थैलेसीमिया वाला जो है वो एक बार फिर दिखा देते हैं, उसके बाद we'll take Yes. वो जैकी श्रॉफ साहब ने जो थैलेसीमिया के बारे में सब लोगों को रिक्वेस्ट करी है कि भाई अब आप ब्लड चेकअप करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें थैलेसीमिया को लेकर के. जैसे आप हॉरोस्कोप बनवाते हैं बच्चे की, जैसे आप नॉर्मली कोई भी चीज़ करते हैं, वो थैलेसीमिया का भी टेस्ट करा लें. बहुत ज़रूरी है. कैन वी टेक अ लुक प्लीज? Right, and we are back again, and we are about to go. Congratulations to the whole country. Really proud of ISRO. Aditya L1 takeoff launch was fantastic. Really and truly proud of our ISRO scientists. But it will take, Pradeep ji, it will take 4 months for
For the Well, it's lab, a great jump. The great jump taken, everything follows. for the the lab to journey reach of the the- sun, for the lab to reach the L1 point, it will take about 4 months. Actually, The about Chinese 134 days. Wonderful, absolutely wonderful. And the Indian team recovered today. और हिंदुस्तानी I am टीम with you. और हिंदुस्तानी Your टीम failures जो are my failures. और हिंदुस्तानी success टीम जो is the whole एशिया कप country's में success. अभी खेल रही है, they recovered. At one point of time it looked as though even 120 runs would be very difficult. 266, but right now, very sadly, I think the match has been suspended so far. I hope they are able to get at least some overs in because it's raining. But all the same, Hardik Pandya, Ishant Sharma, they really did a wonderful job. Ishant Kishan, I'm so sorry, Ishant Kishan did a very, very wonderful job. 138 run partnership between the two of them, absolutely fantastic. And then the last push was given, of course, by Shardul Thakur and Jasprit Bumrah. It was really and truly wonderful to watch. And Kuldeep Yadav, of course, he also contributed. That was quite nice. But in the meantime, do keep sending in your comments. आप अपने comments जरूर भेजें. जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, क्या इंडिया अलायंस आगे चल करके भारत जीत पाएगी, भारत के चुनाव जीत पाएगी? ये है सवाल. आप जरूर अपने आप जवाब भेजें इन द कमेंट सेक्शन. फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम.